पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। एक बार फिर से मैं आप सबके बीच में हाजिर हूं। आप सबके लोकप्रिय चैनल सक्सेसफुल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैं जब भी आपसे मुलाकात करता हूं तब भी आपके हालचाल हमेशा लेता रहता हूं और आशा करता हूं कि आप अभी भी हमेशा की तरह अच्छे ही होंगे। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। पिछले कुछ टॉपिक जो आपके हिंदी के चल रहे हैं, हिंदी में हमने एक टॉपिक उठाया था पूरा संज्ञा से लेकर पूरा अव्यय तक का। उस संज्ञा से लेकर अव्यय तक के टॉपिक में मैंने आपको संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में और विशेषण के बारे में आपको बता दिया है। जो बच्चे नए आए हुए हैं, जिनको जानकारी नहीं है, या फिर जो लोग नहीं पढ़े हैं या अभी से ऐड हुए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि वो हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब करें, सक्सेसफुल एकेडमी ग्रुप को सब्सक्राइब करें और वहां जाकर हमारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आज आपका टॉपिक है क्रिया। क्रिया के बारे में कुछ भी बताने से पहले, जानने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि क्रिया में कई सारे उसके पार्ट्स को लेकर कई सारे भावनाएं, कई सारे भेदभाव बने रहते हैं। हमको आपको परेशान नहीं होना है, उसकी पहचान को लेकर बहुत परेशानियां होती हैं। जरा सी भी टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। सिर्फ कुछ टाइम, थोड़ा सा समय आपको हमारे साथ रहना है और मन से रहना है, बस। उसके बाद आपको हमेशा के लिए ये चीजें कभी भी नहीं भूलने वाली हैं। चलिए हम आपको टॉपिक पे ले चलते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्रिया का। दोस्तों, क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का या होना या करना पाया जाए वो क्या कहलाती है दोस्तों? क्रिया कहलाती है। क्रिया में ही एक दूसरी चीज आती है कि धातु। धातु को ही क्रिया का रूप मान सकते हैं। और धातु क्या होती है कि क्रिया के मूलांश को धातु कहते हैं। क्रिया के मूलांश को धातु। मूलांश क्या होता है दोस्तों? मूलांश का तात्पर्य क्या होता है? यानी कि मूल, यानी कि उसका अंश, क्रिया का जो अंश होता है वो मूलांश कहलाता है। और इसके कितने भेद होते हैं दोस्तों? इसके दो भेद होते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए वो क्रिया होती है। क्रिया के भाग में आपका आता है कि क्रिया के मूलांश यानी क्रिया के मूल भाग को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि धातु जो होती है, यानी जो शब्द होता है क्रिया रूप में, उसका मूल अंश कितने भागों में परिवर्तित होता है, कितने प्रकार का होता है। तो चलिए बात करते हैं। पहला है आपका मूल धातु। दोस्तों, मूल धातु क्या होती है? मूल धातु वो होती है जो क्रिया का रूप हम लोग देखते हैं। आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना उठना जगना, तो ये सारी क्रियाओं का जो मूल रूप होता है, मूलांश होता है, वो कहलाता है मूल धातु। क्या कहलाता है दोस्तों? मूल धातु कहलाता है। और ये क्या होती है? जा, खा, पी, रह, उठ, बैठ, घूम, टहल, ये सब क्या है? आदि जो शब्द होते हैं यही मूल धातु कहलाते हैं। मूल धातु में जो बच्चे थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ते हैं उनको पता होगा कि जब वो संस्कृत में क्रियाओं के रूप पढ़े जाते हैं तो अगर गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति के पढ़ने हैं तो उसमें बोला जाता है कि यह गम धातु के रूप है। गम यानी कि चलना धातु, चलना क्रिया में चल धातु, ठीक है। दूसरी तरह जाना क्रिया में जा धातु। तो उसी तरह से इसमें होता है जा, खा, पी, रह आदि, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है मूल धातु। दूसरा इसी में है आपका यौगिक धातु। यौगिक धातु में क्या होती है दोस्तों? यौगिक धातुएं आपकी होती हैं इसी मूल धातु में प्रत्यय को लगाकर, प्रत्ययों को लगाकर, जब इसी मूल धातु में हम प्रत्ययों को लगाते हैं तो प्रत्ययों के लगाने से जिन शब्दों का निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं? वो यौगिक धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? यौगिक धातु का रूप ले लेते हैं। अब इसके तीन भेद होते हैं। देखिए, इसके कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहले इसके धातु के दो भेद निकले, मूल धातु और यौगिक धातु। अब यौगिक धातु के तीन भेद हैं। इसको जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा। कॉपी पेन ले लीजिएगा, उसको लिखते रहिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। यौगिक धातु दोस्तों क्या होती है? यौगिक शब्द से, जैसा कि आप जानते हैं कि यौगिक शब्द क्या है? यौगिक का मतलब होता है मिला जुला। यौगिक शब्द का मतलब क्या होता है? मिला जुला होता है। तो जहां पर दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से किसी शब्द का निर्माण हो, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से किसी का निर्माण होता है, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक क्रिया कहलाते हैं। जैसे देखिए आपका रोना और धोना दोनों क्रियाएं हैं। मूल धातु इसमें रो है, इसमें धो है, और ना प्रत्यय लगा हुआ है इसमें दोस्तों, ठीक है। क्या लगा हुआ है? ना इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो जहां पर दो मूल धातुओं के संयोग से किसी का निर्माण होता है वो यौगिक क्रिया कहलाती है। ध्यान रखिएगा, ऊपर मैंने यौगिक धातु बताई है जिसमें प्रत्ययों को लगाकर बनाया जाता है,
और यौगिक क्रिया में मैंने बताया है कि जहां पर यौगिक क्रिया में दो धातुओं को संयुक्त होकर, तो दूसरा देखिए खाना और पीना, खा धातु पी धातु, ना प्रत्यय लगा हुआ है, दोनों मिलाकर संयुक्त क्रिया संयुक्त बन गई है, यौगिक क्रिया बन गई है रोना धोना और खाना पीना। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए अगला है आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु, नाम क्या है? नाम को हम संज्ञा बोल सकते हैं ना संज्ञा दोस्तों, नाम को हम क्या बोल सकते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा शब्दों से जिनका निर्माण हो, यानी किसी आप बोल सकते हैं कि नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को क्या बोलते हैं? नाम धातु बोलते हैं। जैसे क्या है? बात से बतियाना, लात से लतियाना, गाली से गरियाना। ठीक है, तो ये शब्द क्या है? जैसे बात हो गया, लात हो गया, गाली हो गई, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा या फिर विशेषण, यानी कि संज्ञा शब्द हो या विशेषण शब्द हो, इनसे जिस क्रिया का निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं? नाम धातु कहलाते हैं। देखिए यौगिक धातु के दो भेद थे, यौगिक क्रिया मैंने बता दी और नाम धातु बता दी। अब तीसरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तीसरी क्रिया है दोस्तों आपकी कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है दोस्तों। तो प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनती है पहले उसको जरा। प्रेरणार्थक क्रिया देखिए इसमें क्या चीज हमने लिख रखी है, एक है मूल धातु मैंने लिख रखी है अलग, मूल धातु के साथ मैं एक शब्द आपको यहां लिख देता हूं प्रत्यय। मूल धातु के साथ मैंने क्या लिख दिया? प्रत्यय। तो ये हो गई आपकी मूल धातु, ये हो गई प्रत्यय। और प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? मूल धातु में, किसमें? मूल धातु में अगर हम आना या लाना शब्द जोड़ते हैं, मूल धातु में आना या लाना शब्द जोड़ते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। और अगर मूल धातु में ही हम वाना शब्द जोड़ देते हैं तो फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगली देखते, जैसे दे शब्द लिखा है, मूल धातु क्या है? दे, और हमने उसमें प्रत्यय क्या लगाया? ना लगा दिया, बन गया देना, क्रिया बन गई। अब इसमें आना या लाना अगर हम लगा दें, देखिए यहां पर हमने आना लगाया था, इसमें लगा दिया हमने लाना। ठीक है, इसमें क्या लगा दिया? दिलाना, और इसमें क्या लगा दिया? वाना, यानी दिलवाना, इसमें भी वाना। यानी कि आना और लाना लगाएंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक, और वाना शब्द जोड़ेंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक। सोना शब्द है, सो है, ना प्रत्यय लगा हुआ है तो इसमें लगा दिया सुलाना हो गया, और ये सुलवाना हो गया। तो ये है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान रखिएगा कि मूल शब्द में यानी मूल क्रिया में जब हम आना या लाना शब्द लगाते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक, और जब वाना शब्द जोड़ते हैं तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। तो ये तो हो गए दोस्तों आपके जो क्रिया के मेन, जो आपका क्रिया का निर्माण होता है उसके विषय में आपकी जानकारी हो गई कि क्रिया क्या होती है, क्रिया का निर्माण कैसे होता है, क्रिया कितने भागों में उसी में चेंज होती रहती है। अब बात करते हैं क्रिया के कुछ भाग, जो मुख्य भाग है, यानी कि बोलते हैं कि क्रिया का, उसको बोल सकते हैं क्रिया के मुख्य भेद। किसके आधार पर दोस्तों? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? क्रिया के भेद किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। देखिए मुख्यतः आपके क्रिया के भेद अगर पूछे जाएंगे तो क्रिया के भेद कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका सकर्मक क्रिया और दूसरी क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। डिफिनीशन के तौर पर आपको कहीं जाना नहीं है, सब इसी में लिखा हुआ है, सब इसी एक पेज में पूरी क्रिया दी हुई है। सकर्मक, कर्मक अलग है, सा अलग है, अकर्मक में आ अलग है, कर्म अलग है। ठीक है, तो सकर्मक यानी कर्म के साथ वाली क्रिया, जहां पर क्रिया कर्म के साथ मिलेगी या फिर कर्म की संभावना होगी, जहां पर यह महसूस हो रहा होगा कि कर्म उसके साथ है, तो वो क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जहां पर आपकी क्रिया कर्म के साथ नहीं है, बिना कर्म के है, वो क्रिया आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। हमने डिफिनीशन, उसकी पहचान और डिफिनीशन भी लिख रखी है आपके समक्ष, देखिएगा कि जिसमें कर्म हो या कर्म की संभावना हो वो सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है, बिना कर्म की क्रिया होती है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं सकर्मक क्रिया का। एग्जाम्पल देखिएगा कि राम फल खाता है। राम आपका क्या हो गया दोस्तों? कर्ता हो गया। क्या हो गया? कर्ता। खाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, अब उसमें फल खाता है और कर्म होता क्या है? वाक्य में जिसके माध्यम से या जिसके सहारे से क्रिया हो रही होती है उसे ही कर्म कहते हैं। यानी कार्य करने वाला कौन होता है? कर्ता।
जो कार्य हो रहा होता है वो क्या होती है, वो क्रिया कहलाती है दोस्तों। ठीक है, और जो क्रिया जिसके माध्यम से होती है या जिसके सहारे से हो रही होती है क्रिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्म उसी को बोलते हैं। जैसे इसमें मैंने बताया आपको कि अकर्मक यानी बिना कर्म के, और इसमें बोला सकर्मक यानी कर्म के साथ वाली क्रिया। तो राम फल खाता है, और क्या खाता है, फल खाता है भाई। दूसरा देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा जरा, इसको अलग से लिखा है मैंने कि मोहन पढ़ता है। पढ़ कौन रहा है, मोहन, यानी कर्ता का कार्य मोहन कर रहा है। क्रिया क्या है, पढ़ना, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, कर्म दिख नहीं रहा आपको। लेकिन देखिए मैंने ऊपर एक शब्द लिख रखा है कि जिसमें कर्म हो या कर्म की संभावना हो, जिसमें कर्म की संभावना। और संभावना कैसे पता करेंगे, जब हम आपसे पूछें, देखिए संभावना के लिए आंसर यहां पर देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, पहचान कि क्रिया पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चन करते हैं, क्या और किसको प्रश्न करने पर, यानी क्या और किसको, दो शब्द करेंगे, दो शब्दों से प्रश्न करेंगे। अगर इनका उत्तर मिल रहा है उस प्रश्न में, उस वाक्य में, तो क्रिया सकर्मक है, और अगर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्रिया आपकी अकर्मक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और देखिए मोहन पढ़ता है, अगर 50 लोग बैठे हो, 100 लोग बैठे हो किसी महफिल में, और एक बार बोल दिया जाए कि मोहन पढ़ता है, उसके बाद बोला जाए कि मोहन क्या पढ़ता है, आपका आंसर क्या होगा, बोलिए मन में अपने कि मोहन क्या पढ़ता है। आया ना आंसर पुस्तक का, आएगा पुस्तक, इसलिए आएगा क्योंकि ज्यादातर जहां पर हमने बोला संभावना कि जब जब बोला जाएगा कि मोहन क्या पढ़ता है, तो आधे से ज्यादा लोगों का 75 से 80% लोगों का आंसर यही आता है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो ऐसे कर्म जो दिखते नहीं है लेकिन ज्यादातर उनकी संभावना पाई जाती है, यानी कि जब लोग बैठे हो तो उसका आंसर लिया जाए क्या और किसको प्रश्न करके, तो उसका आंसर मिले। मोहन क्या पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन किसको पढ़ता है, मोहन पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, तो जब आंसर मिले तो वो सकर्मक क्रिया, और जब ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया। राधा रोती है, राधा क्या रोती है, राधा किसको रोती है कोई जवाब आपके पास, हमारे पास तो नहीं है। मोहन हंसता है, मोहन क्या हंसता है, मोहन किसको हंसता है, मोहन क्यों हंसता है, कुछ है आपके पास जवाब, नहीं है। तो जब इन सारे क्वेश्चनों का, यानी वाक्य में जब इन दो प्रश्नों का जवाब ना मिले क्या और किसको का, तो वो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। और जब इनका जवाब मिल जाए या ज्यादा से ज्यादा संभावना में आंसर एक ही निकले, तो फिर आपका वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइएगा, हम इसको फिर से रिपीट कर देंगे। चलिए तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे है। अब मेन है आपका कि क्रिया के कुछ अन्य भेद, वो तो मेन भेद हो गए क्रिया के कि एक सकर्मक और अकर्मक। अब बात करते हैं कि क्रिया के अन्य भेद के बारे में, कि और क्या भेद होते हैं क्रिया के, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए मैंने आपके सामने इतनी क्रियाएं लिख रखी हैं और ज्यादा कुछ नहीं रखा है, सिर्फ इनके सामने क्रियाओं के साथ साथ मैंने इनके एग्जाम्पल लिख रखे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली है आपकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में देखिए, सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया का मतलब होता है कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर जब वाक्य में क्या करती है, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण कर देती है। वाक्य के अर्थ को क्या कर देती है, स्पष्ट एवं पूर्ण कर देती है, वो सहायक क्रिया कहलाती है। देखिए जैसे आपके समक्ष लिखा हुआ है कि वह हंस रहे थे, वे हंस रहे थे और घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं और वे हंस रहे थे। एक में मैंने सिर्फ इतने को अंडरलाइन किया, हूं को, और दूसरे में रहे थे को किया। बात को समझिए, सहायक क्रिया जैसे मैं बोल दूं मैं घर जाता, तो मैं घर जाता इतना थोड़ा बहुत क्लियर है। वे हंस रहे, अब वे हंस रहे तो हंस रहे थे कि बस रहे हैं, तो जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करे वो क्या कहलाती है, सहायक क्रिया। और इसकी पहचान हम इंग्लिश वर्डों से करेंगे, ट्रांसलेशन से, कि जब हम वहां पर पहचान देखते हैं तो क्या करते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और उसमें आपका ता है, ती है, ते है। लेकिन जब ता वर्ण अलग आए तब ऐसे इसमें सहायक क्रिया आपका हूं और इसमें आपके रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो सहायक क्रिया क्या है कि जहां पर
वाक्य के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करे जो शब्द, वो क्या कहलाते हैं, वो सहायक क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया है दोस्तों। ये आपके एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे, एसएससी के, रेलवे के, यहाँ तक कि टीचिंग के एग्जाम में भी, टेट और सुपर टेट वाले एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है पूर्वकालिक क्रिया का। तो ध्यान से देखिएगा कि वह भोजन करके सो गया। दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक, पूर्व ध्यान से सुनिए, पूर्व और काल, यानी कि पहले के काल में जब दो क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उन दोनों क्रियाओं में जो क्रिया आपकी पहले हुई होती है उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व मतलब पहले, काल मतलब काल में, और क्रिया मतलब क्रिया। यानी कि एक साथ दो क्रियाएं जब होती हैं, एक साथ हुई दो क्रियाओं में जो क्रिया पहले आपकी होती है वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो वह भोजन करके सो गया, दो क्रियाएं हुई है दोस्तों, एक भोजन करना और एक सोना, दो क्रियाएं हुई है। पहले कौन सी क्रिया हुई है? पहले क्रिया सोने की हुई है या फिर भोजन करने की? पहले क्रिया सोने की हुई है? नहीं दोस्तों, पहले क्रिया हुई है भोजन करने की। पहले उसने भोजन किया है तब सोया है। तो पूर्वकालिक क्रिया आपकी क्या हो जाएगी? भोजन करना आपकी क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आपका आ जाएगा। चलिए, इसके बाद है आपका नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया दोस्तों क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़ने से, संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़ने से जब किसी शब्द का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाते हैं? वो नाम बोधक क्रिया कहलाती है। यानी इसको शॉर्ट में अगर हम बोले तो संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण जब शब्द लिखा हो और इनके साथ कौन ऐड हो जाए? क्रिया ऐड हो। जब संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ जब क्रिया ऐड होती है तो ये क्या कहलाते हैं? तब ये नाम बोधक क्रिया का निर्माण करते हैं। नाम मतलब संज्ञा, ध्यान रखना, बस इससे याद रहेगा कि नाम बोधक क्रिया यानी नाम का बोध कराने वाली। तो संज्ञा और विशेषण के साथ जब क्रिया को मेल कराते हैं या होता है तो उससे नाम बोधक क्रिया का निर्माण होता है। और कैसे? संज्ञा शब्द है आपका, उसका किस क्रिया के साथ हमने मेल कराया? मारना। संज्ञा शब्द है आपका लाठी, लाठी किसके अंतर्गत है? संज्ञा शब्द, और क्रिया क्या है? मारना। जब हमने दोनों का मेल कराया तो हमारी नाम बोधक क्रिया क्या बन गई? लाठी मारना। और दूसरा है आपका दुखी होना। दुखी आपका क्या है? ये गुण है, विशेषता बताया जा रहा है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। और होना क्या है? क्रिया। तो दुखी और होना जब दोनों का आपस में मेल होता है तो ये किस क्रिया का निर्माण करती है? नाम बोधक क्रिया का, कि दुखी होना। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि संज्ञा और विशेषण के साथ जब क्रिया का मेल होता है तो किसका? नामबोधक क्रिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं दोस्तों। अगला है द्विकर्मक क्रिया। क्या है? द्विकर्मक क्रिया। कहीं दूर नहीं जाना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल कहीं नहीं, सिर्फ नाम को देखो। मैंने पूर्वकालिक में बताया पूर्व और काल, नाम बोधक में मैंने बताया नाम और बोध, यानी नाम का बोध यानी संज्ञा का। द्विकर्मक क्रिया यानी कि द्वि यानी कि दो, कर्म मतलब कर्म, यानी जिस वाक्य में एक साथ दो कर्म आए हों। कर्म अभी मैंने बताया था ना, कर्म कैसे पहचानते हैं? कर्म की पहचान क्या और किसको प्रश्न करके, और दूसरी चीज कि कर्म क्या होता है? जिसके माध्यम से क्रिया हो रही होती है, जिसके सहारे से हो रही होती है। ठीक है दोस्तों, तो द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए क्या है कि जहां पर दो कर्म एक साथ आ जाए। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अरे भैया, हमने बोला कार्य करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। हिंदी पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? अध्यापक कर रहा है। क्रिया क्या है? पढ़ाना है। अब कर्ता पता है, क्रिया पता है, और क्रिया किसके माध्यम से हो रही है? कर्ता अपना कार्य किसके माध्यम से कर रहा है? भाई पढ़ाने की क्रिया हो रही तो उसके दो माध्यम हैं कि एक तो हिंदी पढ़ा रहा है और दूसरा है कि छात्रों को पढ़ा रहा है। तो छात्रों को और हिंदी शब्द ये क्या है? दोनों कर्म के अंतर्गत आ जाएंगे आपके। किसके अंतर्गत? कर्म के अंतर्गत। तो जिस वाक्य में एक साथ दो कर्म आपको मिल जाए तो वो क्रिया कैसी कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जहां पर दो कर्म मिल जाए वो दो कर्मक क्रिया कहलाती है, द्विकर्मक। नेक्स्ट है आपका संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्या है आपका? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्या होता है दोस्तों? संयुक्त मतलब मिला जुला, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। यौगिक पहले मैंने बताई थी, यौगिक मतलब होता है मिला जुला, और संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। और क्रिया यानी कि जुड़ी हुई क्रियाएं। और जुड़ी हुई क्रियाएं क्या हैं? मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो,
वह खाने लगा। देखो जरा ध्यान से, इसमें दो दो क्रियाएं हैं कि नहीं एक साथ में। एक है कि मुझे पढ़ने, यानी एक क्रिया है पढ़ना, और दूसरी क्रिया क्या है देना, दो यानी कि देना। अगले में देखिए वह खाने लगा, एक तो क्रिया है खाने यानी खाना, और दूसरा क्रिया है लगना यानी लगा। तो जहां पर दो क्रियाएं एक साथ है, एक संयुक्त रूप में आ जाती हैं, जुड़ी हुई आ जाती हैं, वो क्रिया कैसी कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा ये आपका अंतिम है, जिसमें क्रिया के अन्य भेद आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्रिया के भेद थे उनमें से हमने कुछ मेन चीजें रखी हैं, करीब 5-6 क्रिया, उसमें से अंतिम है क्रियार्थक संज्ञा। दोस्तों क्रियार्थक संज्ञा का मतलब क्या है? क्रियार्थक, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्रिया अर्थ संज्ञा, यानी कि ऐसी संज्ञा, ऐसी क्रिया जो किसका अर्थ करा रही हो? संज्ञा का बोध करा रही हो। यानी क्रिया होनी चाहिए, लेकिन क्रिया ऐसी हो जो संज्ञा का अर्थ प्रकट करती हो। ऐसी क्रिया जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो जाए कोई क्रिया का शब्द, तो वो क्रियार्थक संज्ञा के रूप में आ जाता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है दोस्तों, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आप हमको बताइए कि घूमना फिरना, चलना उठना बैठना, टहलना घूमना, क्या ये क्रिया के अंतर्गत शब्द नहीं आते हैं? आते हैं, आते हैं ना, ठीक है। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना क्या है? आपकी क्रिया का शब्द है, लेकिन यहां पर इस वाक्य में किस रूप में आया है? संज्ञा के स्थान पर। क्यों? चूंकि संज्ञा क्या होती है? नाम, कर्ता, कार्य करने वाला, और संज्ञा के रूप में यहां टहलना है कि जब टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना शब्द वास्तविकता में क्रिया है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर आया है और बता रहा है कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ऐसे शब्द जो क्रिया के शब्द होते हैं लेकिन वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहलाते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार देख लीजिएगा, जो आपको जो चीज समझ में आई कि नहीं आई वो आपको कमेंट में बताइएगा जरूर। साथ में जो चीज आपको समझ में आ रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में, सभी परीक्षाओं में आपको इससे बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मैंने दी हैं, आपको बहुत कुछ चीजें मिलने वाली हैं। स्क्रीनशॉट रहेगा तो आपको याद रहेगा। स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए दोस्तों, और कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा। और जाते जाते आपको एक जरूरी सूचना भी देते जाता हूं कि दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके अगले कुछ समय में बहुत ज़्यादा वैकेंसियां आने वाली है। बहुत ज़्यादा का मतलब है अलग अलग क्षेत्रों में वैकेंसियां आने वाली हैं, जिसके लिए हम लोगों ने जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें हमने नए बैच स्टार्ट किए हैं। जो पुराने कुछ बैच चल रहे हैं, अगर आप चाहें तो उनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर आप चाहे एसएससी का कोई बैच हो, या फिर आपका रेलवे का कोई बैच हो, या फिर आपका कोई भी इसके साथ हो, या फिर टीचिंग से आपका रिलेटेड कोई भी हो, टेट का हो, सुपर टेट का हो, या फिर आपका सीटेट का कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं, और इसके साथ साथ एसएससी रेलवे के साथ अगर आप यूपीपी इसमें भी आप, यानी कि ये हमारे सारे नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो देर ना करिए, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट होते हैं बहुत सीमित छात्र होते हैं। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा, और ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी कोचिंग का नाम है, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है AN रेस एकेडमी, AN रेस एकेडमी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो और ये उन्नाव में पन्नालाल पार्क में बड़े चौराहा के पास, कमला भवन पन्नालाल पार्क बड़ा चौराहा है, और आप संपर्क कर सकते हैं। जो आपको ग्रुप में इसमें कई सारे टीचरों के नंबर भी दिए हैं, तो आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको लाइक करते रहें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।